नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे सभी लोग। तैयारी सभी की अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग फिजिक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। तो ग्रेविटी से क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल इसी से ज़्यादातर आते हैं। तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स में आपका वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। अब अगर शक्ति का फार्मूला पता होगा तो फिर आप इसको बहुत जल्द लगा लेंगे। शक्ति P बराबर होता है W/T। मतलब ये होता है कि शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब कार्य ऊपर है तो कार्य कितना है, 2500 जूल। ठीक है, और समय कितना लगता है, 5 सेकेंड। तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 55 25, तो आप कहेंगे 500, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, 500 वाट हो जाएगा। अब 500 वाट किसी ऑप्शन में नहीं है तो किलो वाट हमको बना देना है। तो जब 1000 से इसको भाग करेंगे तो 0.5 किलो वाट हो जाएगा। 1000 से भाग कर देंगे इसको तो किलो वाट में बदल लेंगे, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। संवेग को तिगुना मतलब 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का एक संबंध का फार्मूला होता है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर संवेग, इसमें द्रव्यमान को नियत कर दिया जाए तो के मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है P² मतलब संवेग के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें कहा गया अगर संवेग को 3 गुना कर दो तो P का मान 3 गुना कर देंगे तो 3P² हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 3P² पूरे का ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और P² हो जाएगा। तो ये जो नया के निकलेगा तो वो कितने गुना हो जाएगा, आपका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुना। क्योंकि 3 गुना जब P की जगह पे 3P रखेंगे तो P का स्क्वायर जैसे है तो यहाँ पे 3P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9P²। ठीक, तो यहाँ P² की जगह पे हम क्या रखते हैं, के ही रख देंगे तो हमारा कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, के ई बराबर P²/2m। के ई मतलब गतिज ऊर्जा होता है, P² क्या होता है, P मतलब होता है संवेग, और m क्या होता है, द्रव्यमान। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में बताया नहीं गया है तो इसको नियत मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 20 किलोग्राम के लोहे का गोला को 10 किलोग्राम के एल्युमिनियम के गोले को एक मीनार पर से गिराया गया। ठीक, 2 गोले हैं, एक लोहे का गोला है, एक एल्युमिनियम का गोला है। जब गोला को 10 मीटर ऊपर है तो उनमें क्या होगा, एक मीनार है, मान लो यहाँ पे 2 गोले हैं, यहाँ से इन दोनों को गिराना है, एक लोहे का है, एक एल्युमिनियम का है। ठीक है, और 10 मीटर की ऊंचाई से गिराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ऑप्शन में त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगी और स्थितिज ऊर्जा समान होगी। देखो जितना ज़्यादा ऊंचाई पे होता है उतना स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है,
लेकिन स्थितिज ऊर्जा में अगर द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा समान होगी नहीं, गतिज ऊर्जा समान होगी नहीं। ठीक है। संवेग, संवेग यहाँ पे द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान अलग अलग है तो संवेग भी समान होता नहीं, त्वरण समान होगा। तो ये समझ ही लीजिए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से या ऊपर से गिराई जाती है तो जी जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हमेशा समान ही रहता है। कोई वस्तु जब ऊपर से गिराई जाती है नीचे की ओर तो उसका जी का मान तो हमेशा समान होता है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है कि 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगी। गतिज ऊर्जा बता रहा है कि 1 जूल होगी और 1 किलोग्राम की वस्तु है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 1/2 इंटू एम का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 किलोग्राम इंटू v²। अब ये 2 है इधर आ जाएगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा v² के, तो v बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। √2 का मान कितना होता है 1.4, ठीक है 1.414 होता है। ये v बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी चाल 1.4 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केवल एक अंक लिया गया दशमलव के बाद, तो 1.41 ठीक मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा फिर से है, फार्मूला तो बताइए, के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv²। वेग को आधा किया जा रहा है, v का मान आधा कर देंगे तो नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो हम नई गतिज ऊर्जा मान लेते हैं के ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m वही रहेगा, v का मान कितना हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो v/2 कर देना है हमको और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 mv²/4 हो जाएगा। अब जैसे ये है इसी को हम सेम पहले अलग कर लेंगे, 1/2 mv² और 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, के ई के बराबर इसको हम चेंज कर लिया तो हमारा नया गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चौथाई नहीं होगा यहाँ पे, मतलब 4 गुनी नहीं होगी, चौथाई होगी। 1/4 का मतलब चौथाई होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर लेंगे जैसे हमसे कहा गया कि वेग को आधा करना है, तो वेग पे निर्भर कर रहा है केवल, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा v² के। तो जब वेग आधा कर देंगे तो v/2 का स्क्वायर टोटल करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा v²/4 हो जाएगा के ई। तो इसका मतलब हमारा नया वेग कितना हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 न्यूटन मीटर बराबर है, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। पहले न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन होता है बल का मात्रक और मीटर किसका होता है विस्थापन का, विस्थापन का। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो एक कार्य बराबर कार्य का एक, या कहे कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो 1 जूल बराबर क्या होगा 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। बल गुणे विस्थापन,
किसका मात्रक होता है? कार्य का, और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो यही बराबर कर देंगे और कुछ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है संपीड़ित कमानी। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग जो हम दबा के रखे हैं। एक नॉर्मल स्प्रिंग है और अगर एक हम दबा के रखे, जैसे मान लो एक स्प्रिंग है ऐसे बहुत ठीक नॉर्मल, लेकिन जब कोई स्प्रिंग को दबा के रखेंगे, ठीक सेम स्प्रिंग है, मान लो इसको हम दबा के रखे हुए हैं, तो जब इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो जब कंप्रेस्ड है मतलब इसको हम दबा के रखे हुए हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे छोड़ेंगे वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगी। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसी पहाड़ी पर चढ़ती कार में होती है, कोई पहाड़ी है मान लो, ठीक है, इसमें तो चढ़ नहीं पाएगी, मान लो ऐसे थोड़ा सा है, इसमें एक कार को चढ़ाना है। अब कार यहाँ पे है तो ये यहाँ से चढ़ रही है ऊपर की ओर, तो कुछ समय बाद जाके कुछ ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। तो जब कोई वस्तु ऊंचाई पे होती है तो उसमें गतिज स्थितिज ऊर्जा भी होती है, और अपने वेग से चढ़ रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है, ऊंचाई पे पहुंच जाती है कोई वस्तु तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और कार चल भी रही है अपना वेग से, तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा भी है। तो इसका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? क्या होती है? कोई वस्तु है जैसे ऊंचाई पे है, यहाँ पे है ना, और उसको यहाँ समतल पे गिराना है, तो पहले यहाँ पे जब होती है तो उसमें mgh मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वो वहाँ से आती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है? mv², हाफ mv², गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? कुल ऊर्जा नियत रहती है। mgh मतलब जो होती है स्थितिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई वस्तु है ऊपर से गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। मतलब यह है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। कुल ऊर्जा नियत रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 10, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, तो अभी हमने बताया है कि जैसे कोई वस्तु को हमने फेंका नीचे से ऊपर की ओर, तो जिस वेग से फेंकेंगे तो एक गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा से एक पहले वेग से फेंकेंगे तो गति जितना बढ़ती, जितना ऊपर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, जितने वेग से हम फेंकते हैं तो क्या ऊपर ही थोड़ी चली जाती है, वापसी आएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जाके इसका वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन हमने बताया कि जब ऊपर जाती है तो एक एच ऊंचाई पे पहुंच जाती है, तो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग mgh हो जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, और अब ये ऊपर से आने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। तो जो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगती है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा पहले नीचे बहुत होती है, लेकिन ऊपर धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब ऊपर पहुंच जाती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। स्थितिज ऊर्जा जितना ऊपर जाएंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है? कमी होने लगती है। क्या होगा? गतिज ऊर्जा में कमी होने लगती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर जाके जीरो हो जाएगा और फिर वहाँ से वस्तु लौट जाएगी नीचे। ठीक है, चलिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा गतिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी। ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ऊपर से नीचे की ओर जब कोई वस्तु गिरती है तो क्या है, जैसे हमने बताया कि ऊपर कोई वस्तु है, ऊपर से जब नीचे हो गिरती है तो पहले इसमें mgh होता है, ऊंचाई पे है तो स्थितिज ऊर्जा है, और वो धीरे धीरे 1/2 mv² में परिवर्तित होने लगती है, मतलब गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक, दोनों, क्योंकि जब अगर उसमें ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा भी है, और वो अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसमें वेग भी होगा, तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो वही बताया कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। ऊपर से कोई नीचे गिरेगा तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी अगर ऊर्जा को दुगना कर दिया जाए। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। ठीक, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। तो अगर हम कहें कि ऊर्जा को दोगुना कर देंगे तो mgh मतलब स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, क्योंकि मात्रक जिसके दोनों का सेम होता है। तो अगर यहाँ पे हम ऊर्जा को दुगुना करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये भी दुगुना हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मात्रक जरूर याद रखें, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा और कार्य इस सब के मात्रक सेम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो व्यक्ति अलग अलग 5 किलोग्राम की दो वस्तु, ठीक 5 किलोग्राम की दो वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 और 4 मिनट में ले जाते हैं, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। कार्य कितना होगा, ठीक है, तो 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाना है, दोनों की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, और दो व्यक्ति अलग अलग 5 किलोग्राम की दो वस्तु, एम का भी मान कितना है 5 kg, ये भी ले जाएगा 5 kg। समय अलग अलग है इसमें, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान और ऊंचाई सेम है, तो इसका मतलब mgh और इसका भी mgh, द्रव्यमान और ऊंचाई जब सेम है तो इसका मतलब उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्योंकि देखो द्रव्यमान इसका 5 किलोग्राम और ऊंचाई 30 मीटर पे ले जाना है, इसका भी द्रव्यमान 5 किलोग्राम ऊंचाई 30 मीटर पे ले जाना है, तो mgh दोनों का निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान होगी, तो दोनों व्यक्ति द्वारा समान कार्य होगा। ठीक है, दोनों व्यक्ति द्वारा कैसा काम किया जाएगा, समान कार्य किया जाएगा, इसके समय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समान कार्य किया जाएगा। लेकिन अगर शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति अलग अलग होगी, लेकिन कार्य समान किया जाएगा। ठीक है, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 हो गया, इसके बाद 15 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो इसको हमने कई बार बताया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, इसको याद रखेंगे,
ये 1 किलोवाट घंटा होता है और यही 1 यूनिट भी होता है, 1 यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 हो गया। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर है, m तथा 2m द्रव्यमान की दो वस्तु एक समान वेग से चल रही हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। वेग समान है तो पहली की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। ठीक है, दूसरी की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 2mv²। इसका अनुपात जब निकालेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, v² से v² कैंसिल, m से m कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 16 हो गया। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। 1 ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य है। इस क्वेश्चन का आंसर 17 नंबर का कमेंट में आंसर दीजिए कितना हो जाएगा। और हम क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति क्या होगी, शक्ति बराबर क्या होता है। चलिए, किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी। P बराबर क्या होता है, W/T, कार्य करने की दर जो कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बल और यहाँ पे वेग दिया है तो शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखो, बल कार्य की जगह पे बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, एस कह सकते हैं, बटे टी। ठीक, अब बल और इनटू विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, v। तो p बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू वी। p बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू वी। तो आंसर क्या हो जाएगा, a। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होगा, बल गुणे वेग। इससे निकाल लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 नंबर देखिए जल्दी से। 19 है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदा होता है। घर्षण बल, देखो जैसे कोई मान लो कि कोई एक सरफेस है ऐसे, ठीक, इसमें हमको एक वस्तु को चलाना है। अब यहाँ से हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा किधर की होगी, आगे की ओर। लेकिन इसमें जो नीचे सरफेस, खुरदरी सरफेस होती है, वो इसको रोक के रखती है, और रोक के रखती है तो बल की दिशा आगे की ओर होती है, और खुरदरी दिशा में जो बल लगता है वो पीछे की ओर लगता है। ठीक है, तो इसको रिजल्टेंट फोर्स या घर्षण बल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, और ये कैसा बल होता है, निगेटिव बल होता है। तो इसलिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। कार्य हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसकी बल की दिशा हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है 20 नंबर कि वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य होगा। वृत्तीय पथ है, एक कोई वस्तु है इसमें चल रही है और घूमते घूमते फिर अपने स्थान पे आ जाएगी। तो जब जिसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कहें, 0 हो जाता है, तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, क्योंकि कोई वस्तु बार बार चक्कर लगा के अपने स्थान पे आ जाती है,
घूम के अपने स्थान पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो कार भी कितना हो जाएगा, कार भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे के सभी एग्जाम्पों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिए, और उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। तो कैसे लगे आप सभी को क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।